हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अनस्पोकन डिज़ायर्स। मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं सैटरटूथ का एपिसोड नंबर 18। तभी मायरा ने नजरें उठाईं और एक ठंडी बर्फ जैसी आवाज में ऑर्डर दिया, इन माम बेटी को इसी गोदाम में खत्म कर दो, अब इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में ऐसा अजीब सुकून था जैसे किसी भारी बोझ से आजादी मिल रही हो। वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। कमरे की हवा एकदम भारी हो गई थी। मायरा की नजर अब सीधी आन्या पर थी, जो जमीन पर लेटी कांपती हुई अपनी धुंधली आंखों से उसे ही देख रही थी। वो आंखें जिनमें अब भी डर से ज्यादा यकीन था अपनी बहन पर। मायरा धीरे धीरे उसके पास आई, घुटनों के बल बैठी और उसके चेहरे को अपनी हथेली से उठाते हुए बोली, थैंक यू माय लिटिल सिस्टर। उसकी मुस्कान जहर की तरह मीठी थी। तुमने बहुत दर्द सहाना, लेकिन अब मुझे तुम्हारे चेहरे पर यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए आज मैं तुम्हें वो दे रही हूँ जो शायद तुम सबसे ज्यादा चाहती हो, सुकून। वो रुकती है, फिर धीमे से फुसफुसाती है, तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं बदल जाऊं, तो देखो अब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूँ। तुम्हें हमेशा के लिए चुप कर रही हूँ, ताकि मुझे फिर तुम्हारी सच्चाई की फिक्र ना करनी पड़े। मैंने क्या कहा था अभी? मायरा अपनी आंखें जरा संकरी करके मुस्कराई, सुकून की नींद सो जाओ और मैं सुकून से रहूंगी। दोनों लाइनों में सुकून एक जैसी थी, लेकिन मायरा की मुस्कान में वही सुकून जहर की तरह घुला हुआ था। वो पल भर को रुकी, फिर धीरे धीरे झुककर जमीन पर पड़ी आन्या के बिल्कुल पास आ गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर चेहरा थकान और दर्द से भरा हुआ था। लेकिन मायरा तो जैसे उसका दर्द देखकर और सुकून महसूस कर रही थी। देख रही हो ना छोटी बहन, तुमने सब कुछ सहा, हर तकलीफ, हर जहर, और अब मैं और नहीं देख सकती तुम्हें यूं तड़पते हुए। उसने आन्या के गाल पर धीरे से हाथ रखा और फुसफुसाई, अब तुम्हें आराम चाहिए मेरी प्यारी बहना, हमेशा के लिए। मायरा उठी, फिर मुड़ी और हल्के मगर नुकीले स्वर में बोली, और हाँ, अपने बच्चे की फिक्र मत करना। फिर उसने नर्स की गोद में पड़े उस नन्हे से मासूम की ओर देखा, जिसकी आंखें बंद थीं और सांसें नर्म नाजुक सी चल रही थी। मैं उसे उसके असली बाप तक ले जाऊंगी, उसने कहा, लेकिन माँ बनकर। हाँ, अब मैं इसकी माँ हूँ। ये बच्चा अब तेरा नहीं, मेरा है। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। वो यह बोलते हुए इतनी गहराई से मुस्कुराई जैसे किसी ताज को सिर पर पहन लिया हो। लेकिन उस मुस्कान में न प्यार था न मातृत्व, बस एक साइकोटिक जीत की चमक थी। तुमने सिर्फ इसे जन्म दिया है, लेकिन इसे जिंदगी दूंगी मैं। मायरा ने ये शब्द इस तरह कहे जैसे किसी जीत की घोषणा कर रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई नायिका नहीं बल्कि अपने ही बनाए खेल की निर्दयी नियंता हो। वो धीरे धीरे झुकी और बेहोश पड़ी आन्या के पास कान में फुसफुसाकर बोली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं इसकी सौतेली माँ नहीं बनूंगी, बल्कि यशोदा माँ बनकर इसे वो ममता दूंगी जो किसी ने कभी सोची भी नहीं होगी। मायरा की आंखों में छलकती वह झूठी ममता और होठों पर फैली कुटिल मुस्कान किसी ठंडी आग की तरह थी, जो जलाती तो थी पर बिना धुएं के। कृष्ण को अगर यशोदा मिल सकती है तो इस बच्चे को क्यों नहीं? उसने नजरें एक आखिरी बार आन्या के चेहरे पर डाली, एक जली हुई बहन, एक टूटी हुई माँ, और फिर धीमे कदमों से पीछे हटते हुए बोली, अब ये सिर्फ मेरा है। मेरा खून नहीं सही, पर मेरी पहचान जरूर बनेगा। तभी आन्या ने कांपते हुए हाथों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उसकी आंखों से बहते आंसू अब जमीन पर टपकने लगे थे। उसकी आवाज थरथराती हुई निकली, प्लीज दीदी, मेरे बच्चे को मुझे वापस दे दो।
मैं हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन मायरा की आंखों में जरा भी रहम नहीं था। वो एक झटके में गुस्से से आगे बढ़ी और आन्या के गालों को इतनी जोर से दबाया कि उसकी त्वचा तक लाल हो गई। उसने बेहद ठंडी लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, अभी तक तुझमें इतनी हिम्मत बची है? तुझे लगता है तू अपने आंसू और हाथ जोड़ने से मेरा दिल पिघला लेगी? फिर वो थोड़ा झुकी, आन्या की आंखों में आंखें डालकर बोली, लगता है मैंने तुझे बहुत कम दर्द दिया है। अब भी तेरी ज़ुबान चल रही है, तेरी आंखों में मुझसे कुछ मांगने की हिम्मत बाकी है। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, नॉट बैड। मेरी छोटी बहन होने के बावजूद तेरे अंदर हिम्मत काफी है। पर कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी लोगों की हिम्मत तोड़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है। और तुझे तो मैं ऐसा तोड़ूंगी कि तेरे अंदर दोबारा जुबान उठाने की ताकत भी नहीं बचेगी। इतना कहकर मायरा ने एक झटके में आन्या के गालों को जोर से धक्का देकर छोड़ दिया। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और आंखों से आंसू बहने लगे, दर्द से नहीं बल्कि बेबसी से। मायरा ने गुस्से से अपनी आंखें मिचकी और सीधे डॉक्टर की तरफ देखा। पहले इसे और इसकी उस मासूम बच्ची को हमेशा के लिए खत्म कर दो। एक भी सांस बाकी नहीं रहनी चाहिए, समझे? उसकी आवाज में नफरत और पागलपन का खौफनाक मेल था। वो कुछ पल के लिए रुकी, फिर गोदाम के चारों ओर नजर दौड़ाई। छत से टपकती पानी की बूंदें, पुरानी दीवारें, फटी हुई बोरियां, हर चीज से उसे नफरत थी। और सुनो, इस गोदाम को भी जला दो, पूरी तरह राख कर दो। यहाँ का एक भी कोना बाकी नहीं रहना चाहिए। इतना साफ कर दो कि दुनिया को ये भी ना लगे कि कभी यहाँ कोई गोदाम था, कोई इंसान जिंदा था। इतना कहते हुए मायरा ने अपने हाथ में लिया वही बेबी बॉय और ठंडी बर्फ जैसी चाल में वहां से निकलने लगी। हर कदम पर उसकी एड़ियों की आवाज उस गोदाम की दीवारों से टकरा रही थी, जैसे मौत की दस्तक। धीरे धीरे पास आती हुई आन्या बस खामोशी से अपनी दीदी को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी टूटी हुई आत्मा से दर्द बहता है। हर कदम जो उसकी दीदी दूर जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल से कोई टुकड़ा खींच रहा हो। नम आंखों से वो बार बार अपनी दीदी को देखती रही। उसकी निगाहों में बस एक ही सवाल था, क्या मैं एक बार, सिर्फ एक बार अपने बेटे को देख सकती हूँ? पर अफसोस, उसकी दीदी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही उस मासूम को उसकी ममता की गोद में आने दिया। आन्या की छाती में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था, जैसे किसी ने उसके सीने के अंदर बर्फ का पत्थर रख दिया हो। सांसें भारी हो रही थी और वो दर्द शब्दों से नहीं, सिर्फ आहों से बयान हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी दुनिया बस इसी एक पल में उजड़ गई हो, और वो बस वहीं खड़ी रही, टूटी, बेसहारा और माँ होने के सबसे बड़े हक से वंचित। वहीं मायरा गुस्से से भरी हुई बाहर निकली और अपनी कार में बैठते ही एक झटके में कार स्टार्ट की। टायर की तेज चरमराहट के साथ वो बिना एक बार पीछे देखे वहां से चली गई, जैसे उसके दिल में अब कोई जुड़ाव बचा ही नहीं। आन्या वहीं जमीन पर गिरते गिरते संभली और रोती हुई डॉक्टर की तरफ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को कुछ मत करना, वो बहुत छोटी है, उसने कुछ नहीं किया, प्लीज। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि दीवारें भी सुन पाती तो पिघल जाती। लेकिन तभी वो डॉक्टर ठंडी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक चमकती हुई नाइफ थी, जो ओटी की लाइट में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। डॉक्टर ने वो नाइफ धीरे धीरे उठाई और आन्या के पास झुकते हुए उसके गाल पर उसे हल्के से छुआ। धातु की ठंडी धार ने आन्या की रूह तक को कंपा दिया। उसके शरीर ने डर के मारे कांपना शुरू कर दिया और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
डॉक्टर ने बेहद शांत लेकिन बेरहम आवाज में कहा, सॉरी मैडम, हम कुछ नहीं कर सकते। जब आपकी अपनी बहन ही आपको मिटाने पर तुली है तो हम क्यों आपकी परवाह करें? हमें तो सिर्फ अपना काम करना आता है। उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी, बस प्रोफेशनल बेरहमी थी। जैसे आन्या कोई इंसान नहीं, बस एक टास्क हो, एक ऑर्डर। इतना कहकर डॉक्टर ने धीरे से अपना सिर घुमाया और पास खड़ी दोनों नर्सों को आंखों ही आंखों में बाहर जाने का इशारा किया। उन दोनों की नजरें एक पल को आन्या पर पड़ी। वो सहमी, कांपती आंखों में आंसू लिए जमीन पर बैठी थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निचोड़ दी हो। लेकिन नर्सें कुछ कहे बिना ही तुरंत मुड़ गईं। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे में सिर्फ 2 लोग रह गए। एक मासूम जो जिंदगी की भीख मांग रही थी, और एक डॉक्टर जिसकी आंखों में सन्नाटा था और हाथों में नाइफ। डॉक्टर धीमे कदमों से आगे बढ़ी, हर कदम जैसे किसी सजा की तरह भारी था। वो झुककर बिल्कुल आन्या के चेहरे के पास आकर रुकी। आन्या की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक टूटी हुई उम्मीद थी। शायद ये औरत रुक जाए, शायद इसके अंदर भी कोई माँ होगी। लेकिन तभी डॉक्टर ने थरथराती आवाज में कहा, मुझे माफ करना मैडम, सच में माफ करना। उसकी आंखों में एक पल को नमी सी झलकी। मैं मजबूर हूं, मुझे ये करना ही होगा। उसकी बातों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई रोते हुए भी अपने दिल को पत्थर बना चुका हो। आन्या कांपते हुए हाथ जोड़कर एक बार फिर उस डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी, पर दर्द चीख रहा था। प्लीज, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसके शब्द जैसे गले में ही अटक रहे थे। मेरी बच्ची, मेरी बेबी, बस उसे एक मौका दे दीजिए। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, प्लीज। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे थे और होंठ थरथरा रहे थे, जैसे उसका पूरा शरीर अब उम्मीद की आखिरी सांस ले रहा हो। डॉक्टर कुछ कहती उससे पहले ही आन्या की जुबान लड़खड़ाने लगी। उसकी सांसें तेज और अनियमित हो गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा और वो एक झटके में जमीन पर गिर पड़ी। बेहोशी ने उसकी चीख को चुप कर दिया, पर कमरे में अब भी उसकी गुहार की गूंज बाकी थी। एक माँ की आखिरी पुकार, जो अपनी बच्ची को बचाने के लिए पूरी दुनिया के सामने झुक गई थी। डॉक्टर चुपचाप खड़ी रही। उसकी नजरें पहले बेहोश पड़ी आन्या पर टिकी, फिर बगल में लेटी उसकी मासूम बच्ची पर। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, बस मॉनिटर की बीप और धीमी सांसों की आवाज। डॉक्टर के हाथ धीरे धीरे कांपने लगे, लेकिन फिर उसने जैसे अपने दिल को पत्थर बना लिया। उसने ठंडी आंखों से चाकू उठाया और धीमे कदमों से दोनों की ओर बढ़ने लगी। एक पल को वो रुकी। उस मासूम बच्ची का चेहरा, उसकी नन्ही सी छाती हौले हौले उठ गिर रही थी, जैसे जिंदगी ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। पर डॉक्टर की आंखों में अब कोई दया नहीं थी, बस एक ठंडी मजबूरी और पेशेवर बेरहमी थी। और फिर एक झटके में उसने चाकू ऊपर उठाया और पूरे जोर से वार कर दिया। चाकू की धार ने हवा को चीरा और अगले ही पल एक दिल दहला देने वाली तेज चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। इतनी भयानक कि दीवारें तक कांप गईं। उस चीख में एक माँ की टूटती रूह थी और एक नन्ही जिंदगी की अधूरी सांसें। मायरा तेजी से हॉस्पिटल के गेट पर पहुंची। उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी, बस एक ठंडी तैयारी झलक रही थी, क्योंकि उसने पहले से ही हर चीज का इंतजाम कर रखा था। जैसे ही वो अंदर पहुंची, श्रुति एक वार्ड के भीतर गई और बिस्तर पर जाकर लेट गई।
उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि एक चालाकी भरी थकान थी। उसी पल उसने अपनी निजी डॉक्टर को इशारा किया। डॉक्टर, अभी के अभी रुद्रवीर को कॉल करो, कहो कि मामला बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने सिर हिलाया और तुरंत कॉल लगा दी। दूसरी ओर रुद्रवीर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। टेबल पर फैले डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप स्क्रीन और चारों ओर बिजनेस पार्टनर्स की गूंजती आवाजों के बीच एक कॉल की वाइब्रेशन ने उसका ध्यान भटका दिया। पहले तो उसने भौहें चढ़ाई, इस वक्त कौन डिस्टर्ब कर रहा है? पर जैसे ही उसकी नजर मोबाइल स्क्रीन पर गई, वो ठिठक गया। स्क्रीन पर हॉस्पिटल का वही नंबर फ्लैश हो रहा था। बिना एक पल गवाए उसने गंभीरता से फोन उठाया और तेज स्वर में बोला, हेलो, क्या हुआ? उसके चेहरे पर अब इरिटेशन नहीं बल्कि बेचैनी और डर का साया साफ नजर आने लगा। दूसरी तरफ से डॉक्टर की घबराई हुई आवाज आई, सर प्लीज जल्दी आइए, मैडम को लेबर पेन शुरू हो चुका है, किसी भी पल डिलीवरी करनी पड़ सकती है। ये सुनते ही रुद्रवीर की आंखों में एक झटका सा दौड़ गया। एक पल पहले जो आदमी मीटिंग में पूरी सीरियसनेस के साथ बैठा था, अब उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे किसी ने उसके सीने में हलचल जगा दी हो। उसने बिना एक शब्द बोले अपने सामने रखे कागजों को वहीं छोड़ा और बिजली की रफ्तार से कुर्सी से उठकर बाहर निकल पड़ा। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे लोग चौंक गए। उसका असिस्टेंट हड़बड़ाता हुआ पीछे देखता रह गया। सर क्या हुआ? पर रुद्रवीर सुन ही कहाँ रहा था। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम में एक बेचैनी, एक डर और एक गहरा सवाल था, क्या सब ठीक रहेगा? बाकी बोर्ड मेंबर्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी साफ थी, क्योंकि रुद्रवीर जैसा ठंडे दिमाग वाला इंसान आज कुछ तो ऐसा सुन गया था जिसने उसे भी हिला दिया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब रुद्रवीर ने किसी मीटिंग को बिना कुछ कहे बीच में ही छोड़ दिया था। उसकी सख्त डिसिप्लिन और कंट्रोल की छवि को जानने वाले सभी लोग हैरान थे, लेकिन उस वक्त रुद्रवीर को किसी की परवाह नहीं थी। वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आते ही सीधा बिल्डिंग के पोर्च की तरफ भागा। चेहरे पर घबराहट थी, चाल में बेकरारी और दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थी। गाड़ी निकालो, फौरन हॉस्पिटल चलो। उसने गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को तेज स्वर में आदेश दिया। ड्राइवर ने बिना कुछ पूछे एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। कार तेजी से शहर की भीड़ को चीरती हुई हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगी। पूरे रास्ते रुद्रवीर की आंखें बस सामने टिक गई थी। ना कोई बात, ना कोई हरकत, बस अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा था। क्या श्रुति और बच्चा दोनों ठीक होंगे? कुछ ही मिनटों में कार सिटी हॉस्पिटल के सामने आकर रुक गई। रुद्रवीर ने एक पल भी जाया नहीं किया। गाड़ी की डोर को लगभग धक्का देते हुए खोला और तेजी से बाहर निकला। उसके कदमों में इतनी रफ्तार थी जैसे उसके अंदर वक्त से होड़ लगी हो। बिना किसी को देखे, बिना किसी से कुछ कहे, वो सीधे हॉस्पिटल के मेन गेट की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय मायरा एक प्राइवेट रूम में बैठी थी, चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान और हाथ में मोबाइल। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थी, जहां वीडियो कॉल पर गोदाम का सीधा लाइव फीड चल रहा था। कैमरे के उस पार एक नर्स खून से सने कपड़ों में वीडियो कॉल पर सामने आई। चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, बस एक बेशर्म मुस्कान थी। मैडम देखिए। उसने कैमरे को थोड़ा झुकाया, फिर उसने धीरे से एक खून से सना हुआ चाकू कैमरे के सामने लाकर कहा, काम हो गया है, हमने उसे मार डाला है। मायरा के चेहरे पर गहरी खामोशी छा गई। उसकी आंखें कुछ पल को स्थिर रहीं, मानो किसी आर्ट को निहार रही हो। और फिर उसके होठों पर एक धीमी पर गहरी मुस्कान उभर आई।
एक ऐसी मुस्कान जिसमें न तो इंसानियत थी और न ही कोई पछतावा। मायरा जो बैठी थी वो भी स्क्रीन पर झांकते हुए मुस्कुराई। उसकी आंखों में जीत की चमक थी और होंठों पर आई मुस्कान अब जहर जैसी लग रही थी। गुड, मायरा ने धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू होगा। उसी समय वीडियो कॉल पर नर्स ने कैमरे को चारों तरफ घुमाया। ये देखिए मैडम, उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्व की झलक थी। बाकी का काम अब आपके आदमी कर रहे हैं। कैमरा अब गहराई से उस वीरान गोदाम को दिखा रहा था, जहां मायरा के गार्ड्स पूरे प्लान के साथ चारों तरफ पेट्रोल छिड़क रहे थे। उनकी आंखों में कोई दया नहीं, बस सटीक आदेश निभाने की ठंडक थी। कुछ ही पलों में एक गार्ड ने माचिस की तीली जलाई और धीमे से उसे फर्श पर गिरा दिया। फट! पेट्रोल ने आग को ऐसे लपका जैसे शैतान ने खुद उस जगह को निगलना शुरू कर दिया हो। हर तरफ लाल नारंगी लपटें उठने लगी। लकड़ी की बाल्टियां, लोहे की रेलिंग, फर्श पर पड़े कागज, सब कुछ धू धू कर जलने लगा। गोदाम अब किसी नरक से कम नहीं लग रहा था। वीडियो कॉल की स्क्रीन पर आग की रोशनी बार बार फ्लैश कर रही थी, जैसे कैमरे के अंदर भी जलन घुस चुकी हो। मायरा उस स्क्रीन को देखती रही, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। फिर धीरे धीरे उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैलने लगी। वो मुस्कान किसी आम खुशी की नहीं थी, बल्कि एक पागल जीत की थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे उसने किसी बड़े बोझ से छुटकारा पा लिया हो। उसकी आंखों में अब न आग की लपटें डर बनकर दिख रही थीं, बल्कि वो उसे अपनी सफाई की जीत के रूप में देख रही थी। फाइनली मायरा ने धीमे से फुसफुसाया, अब कोई सबूत नहीं बचेगा। तभी एक नर्स तेजी से कमरे में भागती हुई आई। चेहरे पर घबराहट और आवाज में अर्जेंसी थी। मैडम, मैडम, रुद्रवीर चौहान हॉस्पिटल में आ चुके हैं। ये सुनते ही मायरा की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने झट से मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा, जहां अब भी गोदाम जल रहा था। डिस्कनेक्ट करो, उसने फौरन कॉल काट दिया। उसके चेहरे पर एक पल को बेचैनी आई, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। उसने तकिए को सही किया, सांसें तेज की और धीरे से बेड पर लेट गई, जैसे वो असहाय हो, पीड़ा में हो, पर हर चीज कंट्रोल में हो। उसी वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रुद्रवीर तेज कदमों से वार्ड की ओर बढ़ रहा था। चेहरे पर चिंता की लकीरें, दिल में उथल पुथल। श्रुति, बस यही नाम उसकी जुबान पर था। लेकिन जैसे ही वो वार्ड के दरवाजे के पास पहुंचा, एक नर्स उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सॉरी सर, उसने नरम लेकिन सख्त लहजे में कहा। आप अंदर नहीं जा सकते। मैडम को अभी लेबर पेन शुरू हो गया है। डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं। रुद्रवीर वहीं रुक गया, जैसे किसी ने उसके कदमों में जंजीर डाल दी हो। उसकी आंखें उस दरवाजे को घूर रही थी। रुद्रवीर बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर वार्ड के बाहर लगी बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी, मगर मन जैसे कहीं और भटक रहा था। तभी अंदर से मायरा की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी तीखी, इतनी असहाय थी कि रुद्रवीर के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में बदल गईं और दिल की धड़कनें अचानक तेज हो उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द मायरा नहीं, खुद रुद्रवीर झेल रहा हो। हर चीख के साथ उसकी आत्मा कांप उठती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मायरा का दर्द आज उसे खुद के वजूद पर भारी लग रहा था। उसके सीने में एक अजीब सी घुटन होने लगी थी, जैसे किसी ने दिल को मुट्ठी में कस दिया हो। वो बेचैन हो गया था। उसने कई बार उठने की कोशिश की, मगर फिर खुद को रोक लिया। करीब 1 घंटे तक
मायरा की चीखों की आवाज हॉस्पिटल के उस शांत से कॉरिडोर में गूंजती रही। हर चीख रुद्रवीर के सीने को बींध रही थी, मानो वो दर्द मायरा नहीं, वो खुद सह रहा हो। वो बेबस सा बेंच पर बैठा रहा, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी और निगाहें दरवाजे पर टिकी थी। तभी अचानक एक और आवाज आई, एक नवजात बच्चे की किलकारी। वो आवाज जैसे ही रुद्रवीर के कानों में पड़ी, उसका पूरा चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई, एक एहसास जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। उसकी सांसें थम सी गई, जैसे वक्त ने कुछ पल के लिए रुककर उसे उस पल को महसूस करने दिया। फिर कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एक नर्स हल्के से मुस्कुराती हुई बाहर निकली। उसकी गोद में एक छोटा सा नाजुक सा बच्चा था, बेबी बॉय। रुद्रवीर की आंखों से अनजाने ही आंसू निकल पड़े। वो नहीं जानता था कि ये खुशी के हैं, राहत के हैं या उस अनकहे जुड़ाव के जो उसने अभी महसूस किया था। लेकिन एक बात साफ थी, उस पल में कुछ बदल गया था। नर्स रुद्रवीर की ओर मुस्कुराते हुए बढ़ी और हल्के से बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर चौहान, आपको बेबी बॉय हुआ है। उसकी आवाज में एक खास नरमी थी, एक ऐसी नरमी जो रुद्रवीर के दिल में गूंज गई। ये शब्द सुनते ही जैसे उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसें थम गईं, पलकों की झपक तक रुक गई। और फिर नर्स ने धीरे से उस नन्हे से बच्चे को उसकी ओर बढ़ा दिया। रुद्रवीर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने पूरी एहतियात से अपने बेटे को गोद में लिया। वो छोटा सा गुलाबी चेहरा, बंद आंखें और हल्की सी मुस्कान, जैसे पूरी कायनात उसी लम्हे में सिमट गई हो। रुद्रवीर की आंखों में एकाएक नमी आ गई। ये खुशी थी, बेपनाह खुशी, वो एहसास जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उसके होठों पर एक हल्की लेकिन दिल से निकली मुस्कान थी और आंखों में चमक जैसे किसी अधूरे ख्वाब ने आज जन्म ले लिया हो। उसने अपने बेटे के माथे को हल्के से चूमा और उसकी सांसों की गर्माहट महसूस करते हुए बस इतना ही कह पाया, तुम आ गए। उसका सीना गर्व और ममता से भर उठा था। एक मर्द, एक बेटा, एक प्रेमी, अब एक पिता बन चुका था। रुद्रवीर अचानक से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक बेचैन सी खुशी। उसने नर्स की ओर झुककर बेहद प्यार से अपने बेटे को अपनी बाहों में ले लिया। वो नन्हा सा जिस्म जैसे उसके सीने से लगते ही उसे एक नई जिंदगी दे गया हो। कुछ पल तक वो बस उसे निहारता रहा, उसकी नाजुक उंगलियां, उसकी धीमी सांसें और वो मासूम चेहरा जिसे देखकर रुद्रवीर की आंखों से फिर से कुछ बूंदें ढलक पड़ी। फिर उसने अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाला और नोटों की एक मोटी गड्डी निकाल ली। वो गड्डी उसने प्यार से अपने बेटे के ऊपर से धीरे धीरे घुमाई, जैसे किसी पुराने रिवाज की तरह। नजर उतार रहा हूँ, किसी की नजर न लगे मेरे लाडले को। इसके बाद उसने वो गड्डी नर्स की ओर बढ़ा दी। उसके चेहरे पर गहराई से भरी हुई कृतज्ञता और खुशी झलक रही थी। नर्स ये देखकर हैरान रह गई, पर फिर उसकी आंखों में भी चमक आ गई। वो मुस्कुराई, एक सच्ची, दिल से निकली मुस्कान जो शायद उसने बहुत कम मौकों पर महसूस की थी। थैंक यू सर, वो खुशी खुशी झुककर बोली और फिर धीरे धीरे वहां से चली गई। लेकिन उसकी आंखों में अब भी उस पल की चमक बाकी थी। वहीं रुद्रवीर अब भी बेबी बॉय को अपनी गोद में थामे चुपचाप उसे देखे जा रहा था। उसकी निगाहें अपने बेटे के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। एक मासूम सा चेहरा, बंद आंखें और छोटे छोटे होंठों के बीच उसका अंगूठा जो उसने अपने मुंह में डाला हुआ था। वो इतनी मासूमियत से अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, जैसे उसे इस दुनिया की कोई खबर ही नहीं। लेकिन रुद्रवीर के लिए वो छोटा सा लम्हा पूरी कायनात से बड़ा था। जैसे जैसे वो उसे निहार रहा था, उसकी आंखों से अपने आप हल्की सी नमी उतर आई। ये आंसू किसी दुख या दर्द के नहीं थे, ये तो उस एहसास के थे जो पहली बार किसी पिता के सीने में उठता है जब वो अपनी ही परछाई को अपनी गोद में देखता है।
और हाँ, वो सचमुच रुद्रवीर की ही तरह दिखता था। उसी नाकंक्ष, वही माथे की हल्की सी सिलवटें, वही होंठों की शांत सी रेखा, जैसे उसे ईश्वर ने खुद उसके हाथों में सौंपा हो, उसका एक हिस्सा, उसकी जान। रुद्रवीर धीरे से नीचे झुका और बेहद कोमलता से अपने बेटे के माथे पर एक लंबा सा किस किया। उसके होंठ कांपे, लेकिन दिल से एक गहरी, नम सी मुस्कान निकली। फिर बहुत धीमी आवाज में, जैसे अपने दिल की गहराई से बोल रहा हो, उसने कहा, वेलकम टू माई लाइफ, माई बेबी। लेकिन क्या ये खुशी वाकई हमेशा के लिए है? क्या रुद्रवीर जान पाएगा मायरा का असली चेहरा? और क्या सच में आन्या मर चुकी है? जानने के लिए सुनते रहिए शैडो ट्रुथ का नेक्स्ट एपिसोड।